तिळगुळ वाटायची पद्धत असते ना. तिळगुळ नव्हत असते यात गवतामध्ये. तिळगुळ का खातात माहिती का या टाइमला? गरम असतो म्हणून, है ना. ते आजकाल तसलं ती पांढरी आले काय ती, पांढरं काय ते काय म्हणतात त्याला? आमच्याकडे त्याला बत्ताशे म्हणतात ना. मोठे असतात बघा ते लंबुळगे बत्ताशे असे. तिळगुळ म्हणजे आधी ते हे वाटायचे. तिळगुळ तर वाटायचेच, त्यात ते बताशे बी टाकायचे. पुन्हा त्यात तसले ते गोळे टाकायचे बारके काळेवाले, काय म्हणते त्याला? प्रत्येक ठिकाणी वेगळं असतं म्हणा. पुन्हा ते शॅम्पूच्या पुड्या वाटायच्या, गिफ्ट वाटायचं. है का नाही? असं असं गिफ्ट द्यायचं का नाही तुमच्याकडे? नाही. ते प्रत्येक जण येतं ना ते संक्रांतीला, मग त्याला गिफ्ट द्यायचं काहीतरी, चमच्याचा सेट आणायचा काहीतरी. प्रत्येक माणसाला गिफ्ट द्यायचं असते आपल्या ऐपतीनुसार. मग कुणी शॅम्पू देतंय, कुणी जास्त काय देतंय, कुणाला हवा करायचं असेल तर मोठं काहीतरी देतंय, मग देतंय, बकेट देतंय. काही बी असते हो. लय मजा यायची लहानपणी असलं घेऊन जायला. ठीक है, तुमने तुमको सोल्यूशन तो मिला था ना उसका, अपने एडवांस के पेपर का? मिला था ना पेपर? नहीं मिला था? एक सोल्यूशन दोन मिला था क्या? तीन एनालिसिस तीन किया जण क्या? गेली आमची, 3 जण अजून कितने लोगों ने किया? हाथ ऊपर करो. क्रांतीमुळे गेले असतील. एनालिसिस कितने लोगों ने किया? हाथ ऊपर करो. किसी ने नहीं किया? घरून जोडलेलं आहे. हा. हम्म. सगळं नाही गेलं. उसमें से डाउट्स है कि कोई नहीं? छोड़ दिया वो पेपर? हो गया बात खत्म. कोई डाउट्स तो होंगे ना? हो सर याद भी बाजूला. नहीं है सर क्या डाउट है ना. निकालो पेपर, सो खत्म करना है. उद्या सुट्टी आहे ना? पूर्ण सुट्टी नव्हत्या, संडे सारखं आहे ना उद्या? हा. जाऊ का परवा? जाऊ. उद्या सुट्टी आहे ना? हा. संडे सारखी. जाऊ का परवा मग? जाऊ मग. जाऊन आज आराम होईल थोडासा, जर उद्या दिवस सुट्टीला आराम थोडासा. उद्या जाऊ. उद्या सुट्टी मग उद्या जाईल ना. कधी आवरायचं कधी काढून घ्यायचं. आजच आवरून बसायचं, उद्या सकाळी उठल्या उठल्या आंघोळ करून निघायचं. बरं पाहू आलं ते. क्या हुआ? आजचं मग सण बी होईल ना घरी. काय वाटतं? आम्ही शाळेत गेलो तुम्हाला सोडायला कोणी इसका आम्हाला दिया ना सोल्यूशन? नहीं देखा क्या? नको आजोबा. सोल्यूशन समझ नहीं आ रहा? बाप रे. दीदी दीदी उद्या आम्हाला सुट्टी. ते बोला ना. ते नाही आलं जाईल. काही आलं जायचं. काय काढायचं? स्क्वेअर फ्रेम आहे, डेन्सिटी लॅम्बडा, लिनियर चार्ज डेन्सिटी वगैरह वगैरह. द लूप लाइज इन हॉरिजॉन्टल प्लेन. पार्टिकल हैविंग चार्ज क्यूज प्लेसेस. पार्टिकल स्टेज इन इक्विलिब्रियम, फाइंड इट्स मास. पकड़ो ये. अब यहाँ पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो अपने पास पार्टिकल है उसके ऊपर चार्ज मान लो क्यू है. तो यहाँ पे बोला गया है कि पेरीफेरी पे चार्ज है, मतलब अलोंग द लेंथ ऐसे स्क्वायर के चार्ज होगा. ऐसा इमेजिन करना है अपने को. और ये जो चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर लगेगी. आप इमेजिन करो, सब कट के ऊपर लगेगी अल्टीमेटली. और वो इलेक्ट्रिक फील्ड बैलेंस करेगी एमजी को, तो वहां से निकलेगा वो सब. सबसे पहला काम है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना. अब ये बात समझने वाली है कि चारों जो म्यूट वायर्स करे हैं खतोडे. उनके लिए पॉइंट सिमेट्रिक है. तो किसी एक वायर का अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, तो उसको 4 गुना कर देंगे कॉस थीटा कंपोनेंट लेने के साथ साथ. है कि नहीं? वो सब करना पड़ेगा. तो पहले सिंगल एक सिंपल वायर पे फोकस करते हैं. मला ये काढून. अपना ए बी वायर जो है उस पे फोकस करो. इसकी वजह से वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. समझ में आया? अब ये कैसा क्वेश्चन है? जैसे कि अपने पास एक फाइनाइट लेंथ का वायर है, अगर हम एबी को ध्यान से देखें तो मतलब ऐसे है, और बाजू में कहीं तो एक पॉइंट है, वहां पे तुला अपने को नको क्या निकालना है? करायला. घरी बसून इलेक्ट्रिक अभ्यास फील्ड नाही निकालना करता है. आला तुला. है कि नहीं? अब सर इसका प्लेन कौन सा है? तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कौन सा प्लेन आपको इमेजिन करना है जिसमें ए बी भी हो, और ए बी के सेंटर से एक लाइन डालोगे ऐसे, ये वाली लाइन भी हो, मतलब ऐसा तिरपा प्लेन इमेजिन करा. है कि नहीं? उस प्लेन के अलोंग ही आपका क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. या तो आप सिंपल ऐसे लाइन ज्वाइन कर सकते हो सेंटर से, ऐसे लाइन ज्वाइनिंग. जैसे हमें याद है कि एक फाइनाइट वायर है अपने पास ए बी नाम का, उसके बाजू में यहाँ पर कोई पॉइंट है, उसी प्लेन की बात कर रहा हूँ टेढ़े वाली, उसको टेढ़े वाला प्लेन को सीधा कर दिया मैंने.
ये पी पॉइंट है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है आप देख ही सकते हो किस तरह से आने वाली है। क्लियरली दिख रहा है, कुटाइनर उजुगेडाइनर है ना, है कि नहीं। तो इस तरह से इसी लाइन के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इसकी, है कि नहीं। कंपोनेंट वगैरह बाद में करेंगे हम लोग। तो ये निकाले कैसे पहले, तो ये कैसे निकाले, तो उसके लिए आपको यहाँ पे अल्फा बीटा चाहिए ना, है कि नहीं, निकालने के लिए। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी चाहिए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब यहां से लेके यहाँ का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, वो तो सिंपल है। आप एक काम करो, इसको जोड़ दो ऐसे, और ये तो अपना ये कितना हाइट दिया है क्या, जेड दिया है ना, और ये a/2 हो जाएगा, तो वो डिस्टेंस आ जाएगा आर। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जेड आर स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 4 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब आर पे आ जाएगा उससे। अब ये डिस्टेंस आपका आर हो गया। अब एंगल्स की बात करते हैं, तो एंगल जो है, इसको अगर मैं अल्फा बोल दूं, तो आप डायग्राम में बताइए, अल्फा यहाँ पे डायग्राम में कहाँ है, इस डायग्राम में अल्फा कैसे होता है। कुठून चालू करतो आपण, कुणाला फिरवतो, कुणाला फिरवतो आपण, झेड आर ला ना, आर आर ला फिरवून असं करतो ना आपण, आर ला, आर से एक एंड आर से दूसरा एंड ऐसे करते हैं ना हम लोग, है कि नहीं। तो आप पहले देखो, इमेजिनेशन इधर से चालू करो, मान लो कि ऐसे एक वेक्टर है यार, उल्टा मानो ऐसे, इसको घुमाना ए पॉइंट तक बी पॉइंट तक ऐसे, ऐसे आपको एंगल निकालने का सोचना है। अब देखो, ये जो आर वेक्टर पी पॉइंट चालू करना है, तो ये आर वेक्टर मानो आप इसको पहले, तो समझ में आया। इसको घुमाओ इस एंड तक, तो ये एंगल मिलेगा ना, देखो ये वाला एंगल मिलेगा, है कि नहीं। वो एंगल कैसे निकलेगा बताओ, उस एंगल को अल्फा अगर बोल दूं मैं, तो उस कौन से ट्रायंगल में बन रहा है वो एंगल, उसी प्लेन में बनेगा, टेढ़े प्लेन में, इसी प्लेन में बनता है ना, ऑब्वियस सी बात है। और ये आपका क्या बोलते हैं, इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, ये तो 90 डिग्री एंगल है, ये ग्रीन वाला और ये ब्लू वाला, है कि नहीं। ये यहाँ ये देखो ना, यहाँ परपेंडिकुलर होता है ये वायर पे, है ना। वो टेढ़ा घुमा है, जैसे इस लाइन को मैंने ये वायर है मानो, और ये रेडियस वेक्टर है, ये दोनों परपेंडिकुलर है ना। अगर मैंने इसको ऐसे घुमा दिया इस तरफ इधर उधर कहीं, तो भी परपेंडिकुलर रहेगा, घूमने से क्या फर्क पड़ता है कि नहीं। इवन मैंने तो बोल रहा हूँ कि क्या बोलते हैं, आपका वो आर है ना, ऐसे टेढ़ा भी घुमा दिया उसको, जैसे ये आर है, इसके वर्टिकल अबाव भी परपेंडिकुलर रहेगा ये देखो, और इधर भी घुमाया तो भी परपेंडिकुलर रहेगा ना, एंगल तो ऐसे ही रहेगा उसका। तो मैं क्या बोल रहा था, ये एंगल आपका 90 है ये वाला, तो साइन अल्फा ले कॉस अल्फा ले, क्या ले इसमें, साइन अल्फा चाहिए होता है अपने को, तो दोनों ही चाहिए होता है एक्चुअली, साइन अल्फा भी निकाल के रखते हैं, कॉस अल्फा भी निकाल के रखते हैं। तो साइन अल्फा कौन सा है अपने को पता है, एक ही कंपोनेंट जिंदा रहने वाला है, कौन सा, ई परपेंडिकुलर बेसिकली, है ना। तो पैरेलल निकालिए, क्यों, ई परपेंडिकुलर में साइन आता है कॉस आता है, साइन आता है, तो साइन निकाल के रखते हैं। तो साइन अल्फा की वैल्यू बताओ इस ट्रायंगल से, ये आ गया आपका अल्फा है, अपोजिट साइड में तो ये आएगा ना, ये a/2 है, और क्या बोलते हैं आर, तो a/2 आर। ठीक है, क्या हो गया, अरे ना ही अनर ही अनर ही अनर ही अनर ही 90 है ना इथं, 90 वही है ना बेटा। हाँ वो 90 है, तो ये आएगा, ये कौन है ये, a/2 वही है, ये वाला है ना, a/2 का स्क्वायर। उस ट्रायंगल में ध्यान से देखो, ऊपर का एंगल अल्फा है ना, ऊपर का अगर अल्फा है तो अपोजिट साइड तो a/2 हो गई, और हाइपोटेनियस ये डॉट डॉट वाला है, a² बाय 4 प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट, आर तो ये है ना टेढ़ा वाला, और a² बाय 4, क्योंकि वो हाइपोटेनियस है ना, ये डॉट डॉट वाला हाइपोटेनियस है, तो सही है। a/2 तो आएगा ही, और अंडर रूट में a² बाय 4 प्लस आर स्क्वायर, शायद जेड का है, जेड नहीं आएगा बेटा, जेड तो वर्टिकल है, कुछ तो गड़बड़ हो रही है। एक मिनट, वो ट्रायंगल थोड़ा सा इमेजिन नहीं हो पा रहा है। अह, बेसिकली है क्या, ये इधर एक ऐसे वायर है, और वहां से यहाँ पे एक पॉइंट है ऐसे, है ना, हवा में। तो ये डिस्टेंस तो मेरा परपेंडिकुलर हो गया, और ये लाइन, तो मैं ये एंगल ढूंढ रहा हूँ अल्फा, तो साइन अल्फा की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि ये मेरा परपेंडिकुलर है, तो ये हाइपोटेनियस हो गया, हाँ वही हाइपोटेनियस। हाँ तो सही है, साइन अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है देखो, अपोजिट साइड तो a/2 आ गई, और हाइपोटेनियस बस निकालना पड़ेगा, ये वाला है ना, ये वाला हाइपोटेनियस कैसे निकलेगा, हाँ वही आएगा, अंडर रूट r² प्लस a² बाय 4, यही करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ साइन अल्फा आएगा, फिर यहाँ पे साइन, दोनों एंगल सेम ही होंगे, तो 2 साइन अल्फा आंसर आ जाएगा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा करते हैं ना हम लोग, तो दोनों एंगल सेम ही हो जाएंगे, तो ट्वाइस में ये यहाँ तक निकल जाएगा 2,
तो ऐसे कुछ तो आंसर आएगा। निकाल के देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है ई परपेंडिकुलर का? 2c λ/r, आर की वैल्यू रख दो, √a²/4 प्लस z² इंटू 2 टाइम्स साइन अल्फा ना, है ना? 2 टाइम्स साइन अल्फा करेंगे तो यहाँ पर a आ जाएगा, और डिवाइडेड में √r² + a²/4, और r² खुद कितना है, ये है ना? हाँ ठीक है, c λ/r, z² + a²/2 आ जाएगा ये, क्योंकि ये a²/4 और ये a²/4 ऐड हो जाएंगे। r² में प्लस करना है ना, ये तो r² है, r² प्लस ये करना है। तो इस तरह से ये कुछ तो बन रहा है ई परपेंडिकुलर। इसका भी हमें कौन सा कंपोनेंट लेना पड़ेगा, ये वाला, है कि नहीं? अब ये थोड़ा सा विचित्र है, इसको जरा ध्यान से करना पड़ेगा। ये तो यही एंगल होगा वो, देखो ये इसी के अलोंग होगा ना, वो इसी के अलोंग होगा, आर के अलोंग, है ना? आर के अलोंग होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एंगल चाहिए हमें आर और वर्टिकल के बीच में, मतलब यहाँ पे जेड जो लाइन है आपकी उसके बीच में, और आर के बीच में, जेड और आर के बीच में एंगल निकालना पड़ेगा। जेड ही कंटिन्यू हो रहा है ऊपर और वो आर है वैसे, तो उसका एंगल कहाँ से मिलेगा, कौन से ट्रायंगल में घुसना पड़ेगा अपने को? जेड और आर के बीच में एंगल, जेड तो ऐसे वर्टिकल है, एक्स फुट ले, इसका परपेंडिकुलर ये हो गया, इसका ये हो गया, एंगल निकालना। 3D में एंगल है भैया ये। अह, क्या यही तो एंगल होगा बेसिकली, वही ऊपर जाएगा ना, वर्टी अरे अच्छा अच्छा, क्या नाम है उसका, वर्टिकली अपोजिट, हाँ वो लग जाएगा इधर तो। बट ये एंगल निकालने के लिए फिर आपको कॉस थीटा इसमें ट्रायंगल में निकालना पड़ेगा। ये ट्रायंगल है ना ये वाला, कॉस थीटा z/r आ रहा है क्या? देखने दो एक बार, अब एडजेसेंट, ये तो अपोजिट साइड हो गई, ये एडजेसेंट साइड और ये हाइपोटेनस, ठीक है। हाँ, नहीं, हाइ हाँ हाइपोटेनस भैया आ रहे, ठीक है, z/r कॉस थीटा, तो इसमें फिर z/r लगेगा, और वो 4 टाइम्स लगेगा ना, 4 टाइम्स z/r, दैट इज ई नेट, चारों वायर का ऐसे ही होगा ना। तो ये देखना आ चुका है यहाँ पे z/r। आप जरा कुछ इसका करते हैं, पता नहीं क्या होगा इसका। 4c λ/a z और कसलं गाणं उत्तर ही, ऐसा आंसर है क्या भाई? उत्तर गाणं जगायचं, एम काढायचं ना, बाय जी करायचे म्हणजे एन काढायचं का? पण ते मिक्स होईना झालं ना, a²/2 ने a²/4 वेगवेगळे लागली ती, येते उतरलंय गाणं असणार आहे। λ/Q/a/z, क्यू तो आ जाएगा फोर्स में, एफ नेट अगर मैं लिखूं इसको, एफ नेट, तो क्यू भी लग जाएगा इसमें, है ना? सी कुठे आहे पण याचं? अच्छा सी खाली ढकलली त्यांनी पायामध्ये, सी ची व्हॅल्यू 1/4 पाय एप्सिलॉन नॉट ना, मग सी ला 1/4 पाय ही कटून जाते मग, हे असं येते 4 पाय 4 कटलं ना। लॅमडा आलाय आपला, क्यू आलाय, ए आलाय, झेड आलाय, वर बरोबर झालंय बघा सगळं, λ/Q/a/z सगळं आले वर, काय? मग 4 ने मल्टीप्लाई करते ना 4a, हाँ ते 4 एप्सिलॉन सोबत मिलेगी खाली, तो वो तो हो गया। नीचे क्या है फिर, 4z² + a², ये यहां से आ जाएगा, तो 2 बाहर निकलेगा, है ना? 1/2 आएगा शायद, 1/2 बाहर आएगा, तो यहां पे कर देता हूँ 4z² + a² 1/2 बाहर, ठीक है। और क्या है, अरे हे मेलं बघ, 4z² + a² गेलं, पुन्हा अजून काय, 4z² + 2a², 4z² + 2a², ये तो 4 मल्टीप्लाई मतलब यहाँ से 1/4 ही आएगा, नहीं, इधर 4, 1/2 इधर भी आएगा एक, तो यहाँ पे हम लोग लिख पाएंगे 4z² + 2a², हाँ ठीक है, तो 1/2 एक और आ गया, तभी तो लिख पाए ना 4z² + 2a², इधर लिखना है ना अपने को, हाँ 2a², ये सॉरी, ऐसे।
फोर जेड स्क्वायर ये अंदर जाएगा तो देखो वही वापस बना देगा जो पहले था। तो ये हो गया। तो अपने पास मतलब फोर आ रहा है फैक्टर ऊपर। ये 1/2 4 हो गए टोटल। आर आर कुठे आहे? आर राहिलं ना खाली। आर नाही गेलं आपलं, आर कुठे गेलं? आर कुठून आलं हे नवीन? अच्छा ते आर, हे भी आरच होतं ना? मग रूट निघालायचं। अरे आर ही था ना भाई। ये और ये आर ही है ना? दोनों के रूट निकल गया ना फिर तो आर गया। पाय इप्सायलन नॉट खाली आहे का आहे? जी तर एम जी मुळे येणार, एम साठी। डी फोर राहिलं मग। हम्म, चार दिलंच नाही उत्तर। हा, कुठलं 1/2? आरचा 1/2? अरे नाही रे बाळा, हे आर आर दोन सोबतच गेलेत रूट सोबत, म्हणजे इथं काय येणार माहिती का? 1/2 येणार, रूट आहे ना इथं, मग तुझं काहीतरी वेगळं येणार आहे। 1/4 येईल इथं, कारण ती रूट गेलं ना। 1/4 1/2 म्हणजे ती 8 झालं। 8 यायला लागले वर तर। ठीक है ना, यहां तक तुम समझ गए ना? अभी सोल्यूशन देके कर लो इसके आगे का। 1/2 टू मिस मिस जो मिस हुआ है वो यहां से निकालो सोल्यूशन से, ठीक है? कहीं ना कहीं तो हमने 1/2 अगर टू मिक्स कर दिया है, तो वो सब सोल्यूशन से आप देख लो। अभी सोल्यूशन में समझ में आएगा अभी आपको ज्यादा कि उन्होंने किया क्या एक्चुअली। ठीक है। यहाँ पे हमने आर और सेपरेट लिख दिया था, तो कुछ तो कॉमन आएगा बाद में बार। ये बिल्कुल आ सकता है एग्जाम में, एडवांस में बिल्कुल आ सकता है ये, क्योंकि बहुत सारी मैथ है। एक दो बार बस मैथ लगानी, 3D ज्योमेट्री लगा के, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक तो ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, फिर सॉल्व करते जाना है बस अच्छे से। क्लियर हो गया? और क्या है दिखाओ। एक सर्कुलर मोशन का भी क्वेश्चन था देखो उसमें। मिनिमम सर्कल वाला, हाँ वो ना, बहुत बड़े क्वेश्चन था वो। ठीक है, तुम लोगों ने अभी भी एनालिसिस नहीं किया है मतलब, है ना? कल पक्का करोगे क्या? या टाइम नहीं है तुम्हारे पास? क्यों नहीं कर रहे हो, क्या दिक्कत है? हाँ, ऐसे ही बस। कल करके आना सब लोग सारे एनालिसिस, ठीक है? तो पूरा क्वेश्चन मत पूछना, पर्टिकुलर डाउट पूछना, सर ये वाला पार्ट समझ नहीं आया, वरना पूरा सॉल्व करो बोलो तो फिर तो सोल्यूशन देके क्या फायदा फिर? तो जो भी तुम्हारे स्पेसिफिक डाउट्स है, सर ये वाला स्टेप समझ नहीं आया, या फिर उन्होंने कैसे लिखा, इसका क्या मतलब है, ऐसे क्वेश्चन पूछो कुछ, तो तब मजा आएगा। पूरा सॉल्व करने बोलोगे तो बहुत टाइम जाता है उसमें, इसलिए तो सोल्यूशन भेजा है, वरना मैं ही सॉल्व कर देता पूरे। समझ गए? कल करके आना। अभी नॉर्मल क्लास में क्या चल रहा है अपना? पोटेंशियल हो गया, डायपोल हो गया था ना? डायपोल चालतं ना? ठीक है। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम पढ़ेंगे। काय? ये नीट वालों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब पुराने टाइम में तो, आप पुराने पीओ के देखोगे इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और ये है क्या देखो, टॉर्क ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब बताओ पहले। यूनिफॉर्म फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, मैंने बताया था। सेट ऑफ पैरेलल इक्विडिस्टेंट लाइंस। इक्विडिस्टेंट क्यों है ये? हमें ये दिखाना है कि सब सब जगह मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। एक जगह गति नहीं हो रही है, सब जगह सेम मैग्नीट्यूड है, ग्रेविटी जैसा। तो यहाँ पे ई नॉट नाम की इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसमें क्या लिखा है क्वेश्चन में, इसमें क्या लिखा है हेडिंग में? टॉर्क ऑन डाइपोल, मतलब टॉर्क लगने वाला है, ऑब्वियस सी बात है। अब डाइपोल मेरे पास है मान लो, तो डाइपोल को जो है मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये रहा अपना डाइपोल। डाइपोल मुझे होता क्या है, एक प्लस क्यू चार्ज है और एक माइनस क्यू चार्ज है बेसिकली। और ये एंगल अपना यहाँ पे थीटा है। तो इस पोजीशन में डाइपोल को रखा हुआ था।
और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आ गई है, तो डायपोल के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, कौन बताएगा? डायपोल के ऊपर मतलब चार्जेस के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, ई क्यू लगेगा ना इधर से, ई नॉट क्यू बोलो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम ई नॉट है कि नहीं, ई नॉट क्यू। और इधर कितना लगेगा, उल्टा लगेगा, माइनस। अरे बोलो, ई नॉट क्यू लगेगा ऐसे, समझ में आया? तो नेट फोर्स ऑन डायपोल कितना हो गया, जीरो। नेट फोर्स ऑन डायपोल इज जीरो। तुम बोलोगे सर दोनों अलग अलग है, अलग अलग नहीं, डायपोल मतलब जोड़ ले लास्ते मधी, ऐसे ऐसे मानो कि बीच में रॉड है, कोई मासलेस रॉड है, ऐसे समझो। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था डायपोल का डेफिनेशन, टू इक्वल एंड अपोजिट काय चार्जेस हेल्ड ठेवलंय त्यांना, हेल्ड, ते रिलेटिव्ह सेपरेशन त्यांचं चेंज नाही होऊ शकत, मॉलिक्यूल सारखं असते ते। तो बेसिकली एफ नेट क्या हो गया आपका, अरे बोलो, जीरो हो गया, है कि नहीं? बट टॉर्क कितना आ गया, टॉर्क नेट नॉन जीरो हो गया, देखो ध्यान से, टॉर्क आ रहा है ना इसके ऊपर। अरे बोलो, टॉर्क कैसे निकालेंगे, ये कपल बन गया ना, कपल सांगितलं होतं तुम्हाला मी, इक्वल अँड अपोजिट फोर्सेस। कपल मध्ये कसं काढते टॉर्क, म्हणजे तुम्ही सेपरेट सेपरेट काढू शकता, सेंटर ऑफ मासच्या भोवती फिरणार आहे सगळं, पण टॉर्क ऑफ द कपल का एक फॉर्म्युला था सिंपल, क्या फॉर्म्युला था टॉर्क का, फोर्स घ्यायचा, फोर्स किती आपला, ई नॉट क्यू इंटू परपेंडिकुलर डिस्टन्स बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस, म्हणजे हे डिस्टन्स घ्यायचं वर्टिकली, यांची लाइन आडवे आहेत ना अशा, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये 2l है ना, तो ये होगा 2l cos थीटा, ये कितना होगा 2l cos थीटा। यहां तक टॉर्क का समझ में आया? आप ध्यान से देखना, ई नॉट को मैं साइड में निकालता हूं, व्हाट इज क्यू इंटू 2l, पी है अप्लाई, ये ऐसा आ गया, क्या हो गया, साइन थीटा कसं, ये हायपोटेनस है ना, अच्छा मी थीटा ह्याला घेतलंय ओके, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा है ना, तो ये 90 माइनस थीटा, मतलब यहाँ पे साइन थीटा आ गया, ओके ठीक है। तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डायपोल मोमेंट इंटू साइन थीटा। अब डायरेक्शन जरा चेक करो टॉर्क की कैसी है, क्रॉस की डॉट कैसे घूमना चाह रहा है देखो ना, डॉट में आ रहा है, क्रॉस में आ रहा है, देखो, अरे बघा क्रॉस मध्ये लागले ना, इसीलिए मैंने फॉर्मूला क्या बनाया देखो, ताकि वेक्टर फॉर्म में अच्छे से लिख सकूं, यही आंसर आना चाहिए। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर है, दिख रहा है क्या क्रॉस प्रोडक्ट, तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, सब लोग ध्यान से देखना, पी क्रॉस ई संपला विषय, एक ही सिंपल फॉर्मूला याद रखना है, पी क्रॉस ई। जरा ध्यान से देखो पी क्रॉस ई कहाँ आ रहा है, पी कुठे बघा बरं, वर का खाली, पी कुठे वर का खाली, पी वेक्टर कसं काढतात आपण, इथं खाली काढा ना असा, हे बघा पी वेक्टर आला बघा, असं असतं ना पी वेक्टर, आणि इलेक्ट्रिक फील्ड इकडे उजवीकडे है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड मी इथे खाली काढतो बघा, ही निळी इलेक्ट्रिक फील्ड दिसली का, इथे बघा पी क्रॉस ई करा बरं, आता क्रॉस मध्ये ना बरोबर, और वही आ रहा है आंसर उसका, पी साइन थीटा। तो ये सब करने के बाद इतना पता चला कि यार टॉर्क का आंसर सिंपल है, पी क्रॉस ई करा संपला विषय, पी क्रॉस ई डायरेक्शन आ जाएगी, मैग्नीट्यूड आ जाएगा, सब आ जाएगा, क्लियर हो गया सबको? तो पी म्हणजे काय, डायपोल मोमेंट वेक्टर, ई म्हणजे काय, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, और ये आंसर आता है टॉर्क का, कौन सी फील्ड में, इस फील्ड का नाम याद रखना, हर फील्ड में ऐसा नहीं होता, पॉइंट चार्ज की वजह से होने वाली फील्ड यूनिफॉर्म होती है क्या, ऑब्वियस सी बात है नहीं, पॉइंट चार्ज का तो फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का सीक्यू बाय आर स्क्वायर, डिस्टेंस के साथ कम होती जाती है ना, क्या बकवास है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहां देखी तुमने, इनफाइनाइट शीट एक ही केस देखा है बस, और कुछ नहीं देखा है कि नहीं, कहीं भी नहीं लगाना ये फॉर्मूला। तो यूनिफॉर्म फील्ड अगर बोला है कहां से आई, वो नहीं बोला, बोल दिया बस यूनिफॉर्म फील्ड है, तो ये फॉर्मूला लगेगा पी क्रॉस ई, या पी साइन थीटा बोलते हैं इसको, समझ गए? और यूनिफॉर्म फील्ड में नेट फोर्स जीरो होता है ना, हमेशा नेट फोर्स जीरो नहीं होता, यूनिफॉर्म फील्ड की बात हो रही है, दिस इज ऑल अबाउट यूनिफॉर्म फील्ड। तो नेट फोर्स जीरो है, बट टॉर्क की वैल्यू ये है, टॉर्क भी जीरो हो सकता है अगर थीटा जीरो, अरे यार टॉर्क भी जीरो हो सकता है अगर थीटा क्या हो, थीटा जीरो हो गया तो पी क्रॉस ही गया ना फिर तो टॉर्क आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट लिखा है, क्रॉस प्रोडक्ट कैन बी जीरो, तो वहां से समझ में आ जाता है आंसर। अगर दोनों वेक्टर पैरेलल एंटी पैरेलल हो गए, दोनों वेक्टर पैरेलल या एंटी पैरेलल हो गए, तो क्या होगा, टॉर्क भी जीरो हो जाएगा, क्लियर हो गया? तो क्रॉस प्रोडक्ट सब कुछ आपको बता देगा, आपको बस सिंपल एक ही बॉक्स याद रखना है, पी क्रॉस ही सिंपल, इसमें सब आ जाता है अपने आप, लिखो। तो टॉर्क का फॉर्मूला सबको याद रखना है, पी क्रॉस ई, डायपोल मोमेंट वेक्टर का क्रॉस ले रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। अगर इस डायपोल को रिलीज कर देंगे मतलब उनका सेपरेशन सेम रहेगा, हेल्ड तो किया है, घूमने के लिए रिलीज कर देंगे, तो टॉर्क इसको घुमाएगा, टॉर्क क्या करेगा, इसको घुमाएगा, किसके अबाउट घूमेगा ये, सेंटर के अबाउट, सेंटर ऑफ मास से मान सकते हैं ना, सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमेगा।
हो गया क्या? अब दो तीन बातें यहाँ पे याद रखो। ऐसे क्वेश्चन में कभी कभी आपको पूछते हैं कि इस एंगल पे जो है डायपोल को छोड़ दिया, तो इनिशियल अल्फा निकालो। इनिशियल अल्फा म्हणजे इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन निकालो। तो कैसे निकालोगे? टॉर्क तो निकल गया। टॉर्क से क्या निकलेगा? आई अल्फा ना। आई कैसे निकालोगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए इसको इमेजिन करना पड़ेगा। ये क्या है? मास वाइज देखो इसको। फॉर एग्जाम्पल यहां का मास मान लो m है, और यहां का भी मास m है, तो क्या आएगा? सेंटर के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर, और इसका भी एम एल स्क्वायर, 2 ml स्क्वायर। कितना आ जाएगा? समझ में आया कैसे करना है? कभी कभी क्वेश्चन में जानबूझ के ऐसे बोलते हैं कि ये मास 2m है और वो m है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा। बट डायपोल बनेगा फिर ये? डायपोल मतलब इक्वल एंड अपोजिट होता है ना। नहीं, डायपोल बनेगा। डायपोल का मास से क्या संबंध है भाई? पागल बनाते हैं ऐसे ही, जेई में आता है क्वेश्चन ये। तो डाइप प्लस क्यू माइनस क्यू, डायपोल बस इतना ही देखता है। मास का क्या करना है अपने को? मास तो तब आएगा जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। डायपोल में मास का क्या काम है? तो स्टिल इट इज अ डायपोल। अगर मास अलग अलग हुए तो भी क्या ये डायपोल ही तो है, प्लस क्यू माइनस क्यू तो हो गया ना। बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा। समझ में आया? अगर मास से सेपरेट है तो। अगर नॉर्मल तरीके का मास है तो एम एल स्क्वायर आ जाएगा, 2 ml स्क्वायर। है कि नहीं? तो बस मैं इतना बोलना चाहूंगा कि डायपोल तो ये बनेगा, लेकिन आपको डायपोल को देखना कैसे है, कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। डायपोल इज लाइक टू मासेस सेपरेटेड बाय अ मासलेस रॉड। जब अल्फा निकालने की बारी आए तो चार्जेस को भूल जाओ और ऐसे इमेजिन करो कि दो मास जोड़े गए एक मासलेस रॉड से, ताकि आप लोग क्या कर सको, सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका घूमना इमेजिन कर सको। तो सेंटर ऑफ मास मान लो यहाँ पे है, तो इसके अबाउट ये घूमना चालू करेगा फिर ऐसे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते वक्त सावधान हो जाना, डायपोल के भाड़ में ऐसे सिस्टम को इमेजिन करो कि एक का मास m1 है, इसका m2 है, और सेंटर ऑफ मास है, उसके अबाउट वो घूमेगा। ये इमेजिन करना है हमें। क्या निकालते वक्त? क्या निकालते वक्त? अल्फा या मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते वक्त। है कि नहीं? तो डायपोल का काम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का काम है आपको टॉर्क देना, जिसका फॉर्मूला आ चुका है पी क्रॉस ई। उसके बाद रोटेशन के कॉन्सेप्ट लग सकते हैं, और उस वक्त आपको ये इमेजिन करना है डायपोल के बाड़ में। डायपोल की जगह ये इमेजिन करना, लिखो ये नोट। वाइल कैलकुलेटिंग अल्फा कोमा आई म्हणजे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आपको इमेजिन करना है कि टू पॉइंट मासेस आर जॉइंड बाय मासलेस रॉड। इस तरह से ट्रीट करना है उस डायपोल को। अगर दोनों मासेस इक्वल है, सेंटर ऑफ मास बराबर बीच में आएगा, आसानी से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। वरना फिर आपको मैकेनिक्स की कॉन्सेप्ट लगा के सेंटर ऑफ मास निकाल के उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना पड़ेगा। और मास अलग अलग होने से वो डायपोल डिस्टर्ब नहीं होता। डायपोल का संबंध चार्ज से है, चार्ज तो प्लस क्यू माइनस क्यू है ही, मासेस से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो टॉर्क वही आएगा, पी साइन थीटा। टॉर्क में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते वक्त मासेस को ध्यान देना पड़ेगा। हो गया क्या? पी क्रॉस से निकल जाएगा ये टॉर्क आपका। और क्या होता है इसमें यार, टॉर्क वाले में? हाँ, ये भी खतरनाक है। तो डायपोल के ऊपर टॉर्क का फॉर्मूला याद रहेगा, पी क्रॉस ई। अब इस तरह का एक और फॉर्मूला है, हेडिंग डालो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जल्दी से लिखो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म फील्ड लिखो। तो टॉर्क कितना लगता है डायपोल के ऊपर वो तो हमने देख लिया। अब हम क्या लिख रहे हैं? पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हैं। तो क्या सीन है देखो, पहले तो यूनिफॉर्म फील्ड इमेजिन करनी है। ये रही यूनिफॉर्म फील्ड ई नॉट, और ये रहा अपना डायपोल। इस बार टेढ़ा मेढ़ा रख रहा हूं ऐसे, ये रहा डायपोल अपना ऐसे। ठीक है? और ये एंगल आपका थीटा है, पी क्रॉस ई के बीच में, या पी और ई के बीच में। अब क्या बोल रहा है ये डायपोल यहां पे पहुंचा है, मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल ने बनाई है कि बाहर से ही? बाहर से। डायपोल खुद क्या लगे? जैसे मैं आपको पूछूं अगर कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो क्या आंसर आएगा? ई नॉट तो ऑलरेडी प्रेजेंट है,
और डायपोल बनाएगा वो 2 सी लैम्डा बाय आर। वो सब क्या लिखा था ना हमने, क्या किया था उसका फॉर्मूला? इस एक्सिस पे डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी? 2 सी लैम्डा बाय आर स्क्वायर का असलं आर क्यूब। हाँ, तो वो सब बाद में आएगा। तो पॉइंट ये है कि ये जो ब्लू वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्सटर्नल है, बाहर से है, डायपोल ने नहीं बनाई है। अब बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल आके बैठा है, अपने आप तो आया नहीं होगा, धीरे धीरे लाया होगा ना इन्फिनिटी से। तो कुछ तो वर्डन ऑलरेडी हो चुका है इसको लाने में यहाँ तक, वही उसकी क्या कहलाएगा? पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा, है कि नहीं? ये डायपोल, ये मान लो ऐसे इमेजिन करो कि पहले सिर्फ एक्सटर्नल फील्ड थी, ये डायपोल इन्फिनिटी से वहां तक आया है, धीरे धीरे लाया गया है इसको, तो कुछ तो वर्डन खर्च हुआ होगा ना। तो इसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी है बेसिकली, इसके पास क्या है एक, उसका फॉर्मूला मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, डेरिवेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल का बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, माइनस पी डॉट ई। मी कशामुळे सोबत घेतलं कारण ही काय होतं, पी क्रॉस ई, आणि हे काय आहे, पी डॉट ई, और माइनस के साथ है, इसको मत भूलना, माइनस पी डॉट ई। इसका मतलब क्या है सर माइनस पी डॉट ई का? तो बेसिकली माइनस पीई कॉस थीटा है, तो दूसरा काही नहीं। और स्केलर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन की तो बात ही नहीं कोई। माइनस पी कॉस थीटा माइनस होता है फॉर्मूला में, तो पी कॉस थीटा इस तरह से। जैसे इस एग्जांपल में एनर्जी कितनी होगी बताओ? यही तो होगी, माइनस पी ई नॉट कॉस थीटा। पी तो दिया है, थीटा भी दिया है, सब कुछ दिया है, डायरेक्ट एनर्जी आ जाएगी। अब इस एनर्जी का काम क्या होता है? एनर्जी का एक ही काम है, कितनी बार बोल, पोटेंशियल एनर्जी कशाला असते, वर्डन काढायला, दुसरं काही काम नसते। तो वर्डन निकालने के लिए तो आपको बोलेंगे कि या डायपोल असं फिरून असं करायचं आडवं, किती वर्डन लागेल म्हणून। तो क्या करना है, इनिशियल एनर्जी माइनस, फाइनल एनर्जी टाइम पास करो, वर्डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, सब आ जाएगा। तो पहले लिखना तो आना चाहिए एनर्जी, उसके बाद वर्डन निकालेंगे। तो एनर्जी कैसे लिखते हैं? अरे दो ही फॉर्मूले याद रखने, इतना सब बकवास किया। एक पी क्रॉस ई म्हणजे टॉर्क, पी डॉट ई म्हणजे काय, पोटेंशियल एनर्जी, माइनस के साथ बस। हाँ, लिखो, हो गया। तो क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट दोनों एक साथ याद रखो, बड़ा सिंपल है, क्रॉस से आएगा आपका टॉर्क और डॉट से आएगी आपकी एनर्जी। अब याद करो कुछ चीजें, वर्क एनर्जी पावर हमने चैप्टर पढ़ा है, उसमें मैंने बोला था कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए ना इक्विलिब्रियम में। और अगर फोर्स जीरो होगा तो फोर्स का एक और फॉर्मूला था, माइनस डी यू बाई डी एक्स, हटो देगा। तो फोर्स जीरो है मतलब डी यू बाई डी एक्स जीरो है, और डी यू बाई डी एक्स जीरो है मतलब यू का या तो मैक्सिमा है या तो मिनिमा है। तो मेरी बात ध्यान सुनना, जब भी हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम की, इक्विलिब्रियम पे दो प्रॉपर्टी हमें याद रखनी है। इक्विलिब्रियम का एक प्रॉपर्टी सबको याद रहता है कि इक्विलिब्रियम पे नेट फोर्स क्या होता है, जीरो। बट दूसरी प्रॉपर्टी भी याद रखनी है, इक्विलिब्रियम ला पोटेंशियल एनर्जी या तो मॅक्सिमम असते या तर, हमने ग्राफ भी बनाया था अगर आपको याद हो तो, ऐसे असले ग्राफ असते ना असं काहीतरी यूचा, तो यहाँ पे होता था ना वो स्लोप जीरो है, यू आठवते का, यू एक्स ग्राफ में। ये मैक्सिमा तो है लोकल, देखो लोकल मैक्सिमा है कि नहीं? तो इक्विलिब्रियम के बारे में सब लोग याद ही रखना, कभी भी इक्विलिब्रियम शब्द दिमाग में आए तो दो कुछ चीजें कंडीशन याद आनी चाहिए, एक तो नेट फोर्स वहां पे क्या है, जीरो, और वहां की पोटेंशियल एनर्जी या तो मैक्सिमम है या तो, ये दिमाग में एकदम पैक होना चाहिए, इक्विलिब्रियम शब्द आगे लगे टुई एकदम आलस लगा असं। तो बेसिकली ये दो चीजें अपने को है। अब मेरी क्या, मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे यू की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, सब लोग ध्यान से देखो, कौन बताएगा? ये फॉर्मूला है आपके पास, यू की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकते हैं? यू की मैक्सिमम वैल्यू म्हणजे कॉस थीटाची मैक्सिमम वैल्यू ना, का कॉस थीटाची मिनिमम, मिनिमम कारण माइनस है, कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू -1। तो आंसर आएगा पी, क्या आंसर आएगा पी। और ये कब आंसर आया, जब कॉस थीटा ने अपनी वैल्यू छोड़ी -1, तभी तो पी आएगा ना। और कॉस थीटा -1 मतलब थीटा पाय म्हणजे 180 डिग्री, म्हणजे काय, थीटा कोणाच्या मधला अँगल आहे, पी आणि ई, म्हणजे पी आणि अँटी पॅरलल, पी आणि ई क्या हो गए? इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कुठे आपली उजवीकडे ना, आणि ही पी चालले मागे बोंबलत डावीकडे बघा, पी। इस पोजीशन में यू क्या होगा, मैक्सिमम, मतलब ये इक्विलिब्रियम है, ये क्या है, बट अनस्टेबल है क्योंकि यू मैक्सिमम है। अनस्टेबल का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम एनर्जी मिनिमम एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी अनस्टेबल ना, तो ये हो गई अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कहानी। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में इस वाले सेक्शन में अपने को याद रखना है कि P, ई काय असतेत, एंटी पैरेलल, पहिली गोष्ट काय असते ते दोघं, और इसके कारण यू क्या होती है, उसकी मैक्सिमम एनर्जी मैक्सिमम होती है। ये दो चीजें इस डायग्राम के साथ याद रखनी है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कशी असती। उसके उल्टा क्या होगा, ये यू की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, -p आएगी ना, इससे कम क्या आएगी, रहेगी नहीं। और वो कब पॉसिबल है, जब थीटा क्या हो 0 डिग्री, और थीटा 0 डिग्री मतलब आपका पैरेलल हो गए। तो जब ये ऐसे रखा जाएगा
पैरेलल रखा जाएगा, तब ये ही डायपोल क्या कहलाएगा? स्टेबल डायपोल कहलाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला डायपोल, स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला डायपोल। और यहाँ पे पी कॉमा ई क्या होंगे? पैरेलल होंगे, और इसीलिए इसकी एनर्जी क्या होगी? मिनिमम होगी। क्लियर हो गया सबको? तो मैं क्या बोल रहा था कि अपने पास यू मैक्स का एक केस आया, यू मिनिमम का केस आया। यू मैक्स यू मिनिमम बोथ इंप्लाई इक्विलिब्रियम, बट यू मैक्स वाला अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, यू मिनिमम वाला स्टेबल, और उनके एंगल्स एंगल देख लो अभी। पैरेलल रखोगे तो स्टेबल रहेगा, एंटी पैरेलल रखो तो अनस्टेबल रहेगा, सिंपल है। लिखो। तो ये फॉर्मूला आपको बस याद रखना है, इसका डेरिवेशन मैंने लिया नहीं है लंबाई इसलिए, और कॉम्प्लिकेटेड है। माइनस पी डॉट ई, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी का डायपोल के फॉर्मूला है, और उसके अनुसार स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आप याद रखो। अगर दोनों पैरेलल है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, अनपैरेलल है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, इसको याद रखना। अच्छा ये बताओ, यू को देख के यू जीरो कब होगा? पोटेंशियल एनर्जी जीरो कब होगी? फोर्स 90 डिग्री पे, ऐसा क्यों? नहीं नहीं नहीं, मतलब वो ठीक है, समझ गया मैं फॉर्मूला से, लेकिन टेक्निकली ऐसे बताओ, ऐसे क्यों होगा? नहीं वो सब नहीं यार, पोटेंशियल एनर्जी मतलब वर्क डन है ना। हाँ जो ऐसे वर्टिकल ठेवलेत ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड आडवी आहे बघा, तो जितना वर्क डन आएगा पॉजिटिव को लाने में, उतना ही उल्टा आएगा निगेटिव लगाने में, जीरो हो जाएगा, क्योंकि वर्टिकल रखा है। वर्टिकल मतलब, वर्टिकल का मतलब आडवे फील्ड, वर्टिकल मतलब दोनों एक ही जगह पे हैं। फील्ड आडवी आहे ना, फील्ड एक्स कोऑर्डिनेटची मतलब आहे का वाय कोऑर्डिनेटची? एक्स कोऑर्डिनेटची ना वर्तन करण्यासाठी। आणि जेव्हा आपण वर्टिकल ठेवतो डायपोलला, तेव्हा दोघांचे एक्स कोऑर्डिनेट सेम होते, इसलिए वर्तन दोनों का जीरो हो गया कटके। तो ये भी उसका लॉजिक है, एनीवेज उसमें जाना नहीं अपने को, फॉर्मूला है तो फॉर्मूले से सब आ जाता है, बाकी आप टेंशन मतलब फॉर्मूले बस याद रखो, उससे आप निकाल पाओगे धनाधन। अब मुझे एक बात बताओ, मैं थियोरेटिकली पूछ रहा हूँ, थियोरेटिकली पूछ रहा हूँ मैं, कि जब टॉर्क मैक्सिमम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जब टॉर्क मैक्सिमम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? टॉर्क मैक्सिमम होगा मतलब थीटा 90 होगा, तो पोटेंशियल जीरो हो जाएगी। तो लिखो एक नोट, ये बार बार आता है क्वेश्चन ही। व्हेन टॉर्क ऑन डायपोल इज मैक्सिमम कॉमा पोटेंशियल एनर्जी जीरो, याद ही रखो ना, सोचने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट याद रखना चाहिए, जो बार बार आता है। व्हेन टॉर्क ऑन डायपोल इज मैक्सिमम कॉमा पोटेंशियल एनर्जी जीरो। इसके उल्टा क्या होगा? व्हेन पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम देन, सोचो, जब व्हेन पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम मतलब थीटा कितना हो चुका है? पाई ना, तो टॉर्क जीरो हो जाएगा। कॉस थीटा और साइन थीटा कहानी और कुछ नहीं है। तो ये सब थ्योरेटिकल बातें जो है आपको याद रखनी है, ठीक है? अब वो फालतू क्वेश्चन, डायपोलचा अँगल 120 डिग्री आहे, तिथून 30 डिग्री करा, किती वर टन लागलं, कर पाओगे क्या? जरूरत नाही है ना। आपको दो डायग्राम देंगे, एका डायग्राम मध्ये 130 डिग्री अँगल आहे, एकामध्ये 10 डिग्री अँगल, असं काही अँगल आहे, तो अँगल से क्या निकालोगे? यू इनिशियल और यू फाइनल ना, सब्ट्रैक्ट करोगे, वर्टन आ जाएगा, टाइम पास कर लोगे ना। तो वो सब नहीं करा रहा, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ही होता है, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हैं हम इसलिए ताकि वर्टन निकाल सके धड़ बिना इंटीग्रेशन के। तो टॉर्क बता दिया आपको मैंने, पोटेंशियल एनर्जी बता दिया। अब थोड़ा सा क्वेश्चन पे आते हैं। रोटेशन याद है क्या? प्योर रोलिंग वगैरह याद है थोड़ा बहुत? क्या मतलब होता है प्योर रोलिंग का? नेट फोर्स जीरो, कॉन्टेक्ट पॉइंट का एक्सेलरेशन जीरो, की वेलोसिटी जीरो, कॉन्टेक्ट पॉइंट का क्या जीरो? नहीं नहीं, ग्राउंड रेस्ट पे मैं बोल चुका हूँ, ग्राउंड रेस्ट पे आप बताओ, कॉन्टेक्ट पॉइंट का एक्सेलरेशन जीरो की वेलोसिटी जीरो की सिर्फ वेलोसिटी जीरो? सगळं जीरो, वेलोसिटी एक्सेलरेशन सगळं जीरो, बराबर है ना। कॉन्टेक्ट ग्राउंड रेस्ट पे है ना, तो वेलोसिटी भी अलाउड नहीं है, एक्सेलरेशन तो अलाउड है ही नहीं, है कि नहीं? तो उन सबको मिक्स कर रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक में, तैयार रहना। देखो अपने पास एक रिंग है, ये रही रिंग, ग्राउंड के ऊपर रखी हुई है,
और फ्रिक्शन भी है, यहाँ पे फ्रिक्शन भी है। रिंग का मास m है, रेडियस r है, और बड़ा इंटरेस्टिंग इसके ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। ये रिंग इंसुलेटर की बनी हुई है। कैसी बनी हुई है ये? अब इंसुलेटर क्यों लिखा जाता है सर, क्या फर्क पड़ जाता है इंसुलेटर हो कंडक्टर हो? इंसुलेटर का अर्थ ये है कि जहां चार्ज डालोगे वहीं रहेगा। कंडक्टर का अर्थ है तुम चार्ज कहां भी डालो फैल जाएगा। कंडक्टर है ना, अलाउड है चार्ज का मूवमेंट। इंसुलेटर का मतलब जहां चार्ज रखा है उस जगह से हिलेगा नहीं, वहीं पे चिपका रहेगा। समझ में आया? तो इंसुलेटर रिंग होने के कारण इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक स्पेसिफिक तरीके से किया गया था। तरीका क्या है सब लोग ध्यान से देखो। इस तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें, और आपने को सिर्फ लैम्बडा दिया इसमें। मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में डायरेक्ट, दूसरा फोर्थ, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में बेसिकली ऐसे कुछ तो है। समझ में आया क्या? और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है ऐसे। ई नॉट नाम की इलेक्ट्रिक फील्ड इस पूरे रीजन में बह रही है ऐसे। ई नॉट नाम की इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या होगा इसका? इस पे फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? नेट फोर्स कितना लगेगा इसमें? जीरो यार। अरे ये कट जाएंगे ना भाई। नेट फोर्स कितना लगेगा देखो। नेट फोर्स बताओ इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। जीरो की नॉन जीरो? नेट फोर्स जीरो आएगा ना, ऐसे क्यों करे यार? इस पे फोर्स लगेगा ना इधर इस तरफ, और इस पे इस तरफ लगेगा ना, तो नेट फोर्स जीरो हो गया ना। दोनों इक्वल है ना, लैम्बडा लैम्बडा। अरे यार क्या है इसमें? डायपोल जैसा है ना थोड़ा थोड़ा। नेट फोर्स जीरो है इस पे, लेकिन नेट टॉर्क जीरो नहीं। देख, नेट टॉर्क जीरो नहीं है, तो इट विल हैव टेंडेंसी टू रोटेट। और फिर नीचे फ्रिक्शन भी है। कुल दिखाना है कि नहीं? लिखो, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ दिस रिंग। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ दिस रिंग इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच्ड ऑन। इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन के लिए पहले नव्हती म्हणजे फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ दिस रिंग व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच्ड ऑन। और एक्सेलरेशन में अपने को ए भी निकालना है, अल्फा भी निकालना है, सगळंच काढायचं। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ दिस रिंग व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच्ड ऑन। फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग। फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग। क्वेश्चन समझ में आया क्या? एक एक चीज पे फोकस करो। इलेक्ट्रोस्टैटिक की जो फील्ड है वो फोर्स तो नहीं लगाएगी, नेट फोर्स तो जीरो है ना, बट टॉर्क लगाएगी। क्या लगाएगी? टॉर्क। तो चालू कैसे होगा दिखाना। चल देखो, सब सब कुछ पहले रेस्ट पे था, सब कुछ ऐसे चल रहा था। अचानक से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड आने से फोर्स तो नहीं आया, लेकिन क्या आ गया? टॉर्क आ गया। मतलब उस रिंग के पास चलने की नहीं, घूमने की टेंडेंसी आ गई। किसकी टेंडेंसी आ गई? कसं घुमायली, क्लॉकवाइज अँटी क्लॉकवाइज? म्हणजे पुढे जायचा प्रयत्न करेल का माग? मुझे पूरा जाने प्रयत्न करें ना ऐसा। तो तुरंत हमने देखा कि घूमने की टेंडेंसी आते ही ये पॉइंट जो है वड़वड़ करने लग गया, देखो है कि नहीं? और फ्रिक्शन बोला, अरे चल लगा तू। तो फ्रिक्शन कहां लगेगा? अरे ध्यान से देख। अबे मैंने क्या बोला, अभी ये रिंग वड़वड़ करने लगी ना, तो ये पॉइंट पीछे आने की टेंडेंसी रखेगा, तो फ्रिक्शन लगेगा आगे। फ्रिक्शन कहां लगेगा? तो ये तो क्लियर होगा। ये फ्रिक्शन कौन सा होगा? स्टैटिक। इसकी वैल्यू म्यू mg नहीं है, स्टैटिक फ्रिक्शन है भैया। प्योर रोलिंग बोला तो क्वेश्चन में, तो स्टैटिक फ्रिक्शन तुरंत लगने लग जाएगा। समझ में आया? तो रिंग कहां जाने लग जाएगी? आगे, क्योंकि नेट फोर्स के नाम पे एक ही बंदा है अभी इस समय, फ्रिक्शन, और कोई नेट फोर्स है ही नहीं। इलेक्ट्रोस्टैटिक का तो फोर्स नहीं, सिर्फ टॉर्क है। तो फ्रिक्शन ही अकेला एक फोर्स है, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया? F/m। और एफ की वैल्यू म्यू mg है ना? नहीं, एफ की वैल्यू म्यू mg नहीं है, तो डायरेक्ट आंसर नहीं आएगा, रुको जरा। तो एक्सेलरेशन एफ से आएगा, किससे आएगा? तो पहला ही क्वेश्चन में लिख रहा हूं, एफ इज इक्वल टू एम ए। कौन है भैया? तो ये इसका एक्सेलरेशन होगा ना भाई, तो एक्सेलरेशन लेगा ये। तो इसका एक्सेलरेशन जो है इधर ए मानता हूं मैं, और इसका अल्फा भी ऐसे ही होगा फिर तो। अरे बोला कि अब ये सब दिखाना इसमें। अब मेरे को एक और चीज बताया, ए मस्ट बी इक्वल टू आर अल्फा। ए मस्ट बी इक्वल टू, क्योंकि ग्राउंड रेस पे है, तो नीचे वाले पॉइंट को रेस पे रहना है। वो भी एक इक्वेशन आ जाएगा, ए इज इक्वल टू आर अल्फा। चलो ये भी हो गया। अच्छा, टॉर्क इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। क्या लिखनी पड़ेगी? टॉर्क कौन कौन लगा रहा है? फ्रिक्शन लगा रहा है क्या? अभी लगा रहा है फ्रिक्शन यार, क्यों टेंशन ले लो? फ्रिक्शन लगा रहा है, टॉर्क। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा है क्या? लगा रहा है, उसको निकालना पड़ेगा अभी। और वो टॉर्क नॉन यूनिफॉर्म होगा, ध्यान से देखो। क्यों? क्योंकि क्योंकि सब कुछ घूम रहा है किसके अबाउट? सेंटर के अबाउट ना। तो सेंटर के अबाउट यहां पे फोर्सेस कैसे लगेंगे? सब लोग ध्यान से मेरी बात देखना, कि ये फोर्स इस पे ऐसे लगेगा, इस पे ऐसे लगेगा, इस पे ऐसे लगेगा। हर फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम होते जा रहा है देखो, और इस वाले का तो जीरो हो जाएगा। वेरिएबल टॉर्क है। कैसा टॉर्क है? ये क्लियरिटी आ गई सबको? फ्रिक्शन का टॉर्क आसान निकाला, फ्रिक्शन का टॉर्क में क्या है? एफ आर, है कि नहीं? बट इलेक्ट्रोस्टैटिक का टॉर्क निकालने के लिए आपको थोड़ा सा इंटीग्रेशन यहाँ पे
करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन से बचना है तो एक और तरीका है, डायपोल निकालो। क्या निकालो? लास्ट डायपोल काढता येते ना सही, आपण इक्विव्हॅलंट डायपोल काढलाय बघा तरी काल असते, जबरदस्ती डायपोल आठवते का? त्या दोघांचा मिळून जबरदस्ती काढू शकतो ना डायपोल. आणि पुन्हा मग टॉर्कचा फॉर्म्युला पी क्रॉस आहे, आताच दिलाय बघा. तो वो तुम करना, मैं तुम्हें नॉर्मल तरीका सिखाता हूँ, पी क्रॉसी में घुसने की जरूरत नहीं, अननेसरी सिंपल तरीका सिखाता हूँ जिसमें हम लोगों ने फोर्स से जो है वेरिएबल करके क्या बोलते हैं टॉर्क निकाल सकते हैं. पहले ये सब लिख लो. फ्रिक्शन कुठं लागलं ते सगळं लिहा आपल्या मनाने. कशामुळे फ्रिक्शन उजवीकडेच लागलं, इलेक्ट्रोस्टॅटिक फील्ड आल्यामुळे काय झालं, फोर्स लागला का टॉर्क लागला, सगळं लिहा. जल्दी करो, टास्क चालू करना है. कौन सा टास्क है, हमें क्या निकालना है? टॉर्क निकालना है इंटीग्रेशन करके, क्योंकि हर जगह पे अलग अलग तरह के फोर्स तो सेम लग रहा है हर जगह पे उजव्या साईडलाच, पण डिस्टन्स व्हेरिएबल होत चाललंय बघा ती सेंटर पासून, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द फोर्स. दैट इज वाई वेरिएबल टॉर्क निकालना है. और मैं क्या बोल रहा हूं, अगर हमने सेकंड क्वाड्रेंट का टॉर्क निकाल दिया ना, तो उतना ही फोर्थ क्वाड्रेंट का आएगा. एक ही बार करना है एनालिसिस. देख पा रहे हो क्या आप लोग? ट्वाइस कर देंगे नेट टॉर्क के लिए. क्लियर है? तो इस क्वाड्रेंट में आ जाइए. कैसे करेंगे देखो, क्योंकि सर्कुलर ज्योमेट्री है, तो क्या करना होता है, किस एंगल पे जाना पड़ता है, यहां से थीटा एंगल पे चले जाओ और डी थीटा एलिमेंट जो है, ये डी थीटा थिकनेस का एलिमेंट जो है इस पे फोकस करो. इसका शेड कर देते हैं हम लोग. तो ये ग्रे कलर का एलिमेंट देखो सब लोग, दिख गया सबको? इसके ऊपर कितना जो है चार्ज होगा, डी क्यू, उसकी लेंथ कितनी है, आर डी थीटा. तो लैम्बडा आर डी थीटा, यहां तक क्लैरिटी है सबको? ये उसके ऊपर छोटा सा चार्ज होगा. जिंदा हो सब लोग? इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा और किस किस डायरेक्शन में लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में ना. तो छोटा फोर्स जो लगा डी एफ, वो क्या होता है, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ना. तो चार्ज है उसका लैम्बडा आर डी थीटा बराबर. और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ई नॉट, ई क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय चार्ज. जिंदा हो सब लोग? अब ये छोटा फोर्स लगा, इस छोटे फोर्स की वजह से छोटा टॉर्क कितना लगा, छोटे फोर्स की वजह से छोटा टॉर्क कितना लगा. कसं काढते टॉर्क, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना. तो आपने को ये चाहिए, ये अगर आर है तो ये कितना हो जाएगा, आर कॉस थीटा, और ये हो जाएगा आर साइन थीटा. तो यहां पे आ जाएगा फोर्स इंटू आर साइन थीटा ना. तो लैम्बडा आर ई नॉट, ये आ जाएगा साइन थीटा डी थीटा. क्या किया मैंने, डी एफ मल्टीप्लाइड बाय आर साइन थीटा किया है, डी एफ मल्टीप्लाइड बाय आर साइन थीटा, तो वो आएगा. जिंदा हो यहां तक? अब इस टॉर्क को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा टोटल निकालने के लिए. एंगल बताइए बस, सिर्फ वो एक ही क्वाड्रेंट कवर करना है. 0 से पाई बाई 2, बताओ आंसर. क्या अवघड है वो. पहले तो कॉस थीटा आएगा और उल्टा लिमिट हो जाएगा, ये 1 आएगा, 1 कॉस 0 माइनस कॉस 90, 1. ये आंसर आ गया. ये आंसर है क्या अपना, ट्वाइस करना है इसको, ये तो इस क्वाड्रेंट का निकाला है ना, उतना ही नीचे का होगा. तो टोटल टॉर्क कितना आ गया अपने पास, 2 लैम्बडा आर स्क्वायर ई नॉट, ये आ गया टॉर्क. टॉर्क निकाल क्या कर लिया हमने, टॉर्क का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, सब लोग ध्यान से देखना. ये टॉर्क टोटल नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का टोटल है ये, है कि नहीं? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉर्क है ये. कैसा टॉर्क है? अब रिंग के ऊपर जो टोटल टॉर्क होगा उसकी वैल्यू बताइए. ये टॉर्क क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, देखो ना. क्लॉकवाइज है, मतलब क्रॉस में है ये. अरे यार बोलो. और वो फ्रिक्शन का डॉट में है, फ्रिक्शन तो रोकेगा ना उसको, थोड़ी ना सपोर्ट करेगा. तो अब मैं क्या लिखता हूँ सब लोग ध्यान से देखो, 2 लैम्बडा आर स्क्वायर ई नॉट माइनस एफ आर, ये मेरा नेट टॉर्क है. और नेट टॉर्क को लिख सकता हूं मैं आई अल्फा. आई म्हणजे किती, एम आर स्क्वायर, है कि नहीं? और अल्फा को लिख सकते हैं ए बाय आर. चलो हो जाओ, आंसर आ जाएगा, लिखो. दिस इज अगेन ओनली फॉर जे एडवांस, मेंस में कभी नहीं आएगा ये.
जो टॉर्क हमने निकाला इलेक्ट्रोस्टैटिक का 2 लैम्बडा r² E0, वही आपको उस इक्वेशन से भी मिलेगा। टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई किया था ना, वो आपका होमवर्क है। ठीक है, यही टॉर्क आप निकाल के दिखाओ घर पे जाके। कौन से इक्वेशन से? पी क्रॉस ई। मतलब पहले आपको इस सिस्टम का क्या निकालना पड़ेगा? इक्विवेलेंट पी निकालना पड़ेगा। इस सिस्टम को ध्यान से देखो और इसका पी निकालो अच्छे से। पी मतलब डायपोल मोमेंट निकालो जबरदस्ती वाला, और उससे फिर आपको ये टॉर्क आता है क्या, देखो क्या अलग आता है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, आप ट्राई करना। होमवर्क में बेसिकली इस डायग्राम का आपका इक्विवेलेंट पी निकालना है। इक्विवेलेंट डायपोल मोमेंट इस डायग्राम का निकाल दिया, उसके बाद काम हो जाएगा आपका। इक्वेशंस लिख के छोड़ दो, इसको सॉल्व करने से फिर हमारे आगे के आंसर आ जाएंगे। हो गया ना? टाइम तो बचा है, और क्या दूं तुमको? हम्म। जे मेंस का पीवाई की बुक निकालो। पीवाई क्यों करना चालू कर दिया आप लोगों ने, किसी ने लिट स्टडी किए? याद नहीं लगा अभी तक? सीपी सिंह करता है क्या? सीपी सिंह किस झालंय? 30-40 पर्यंत? हा SCM चे ना? ते करू नका ना मग, स्किप करायचं ना तुम्हाला. फटाफट पुढे जावा, जी 5 सगळं ते सोडून द्या, पीवायक्यू ले या मग. ठीक है, पीवायक्यू से कुछ होमवर्क देता हूं मैं, वो आप कर लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता हूँ, लिखो होमवर्क। ह्याच्यामध्ये चॅप्टरचं नाव वेगळे, पण इलेक्ट्रोस्टॅटिक पोटेन्शियल अँड कॅपॅसिटन्स दोन वेगवेगळे चॅप्टर आहेत का? फील्ड वेगळा आहे का? ठीक आहे, मी ह्याच्यातला होमवर्क देतोय। इलेक्ट्रोस्टॅटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस नावा चैप्टर है, चैप्टर 2 लिहिले ह्याच्यात, तो उसमें से होमवर्क दे रहा हूँ। 4 नंबर क्वेश्चन, चौथा। 6वां। 7वां। 10। 11, 12, 14, 23, 27, 26, 27 ला स्टार करा दोन्ही पण, 26, 27। ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आपको बहुत ध्यान देना है, भूलना नहीं इनको। 30, सिक्वेन्स सिरीज चॅप्टर झालाय का? आणि ते हे झालंय का, लॉगॅरिथमिक एक्सपान्शन वगैरे, ई ई की पॉवर एक्स एक्सपान्शन वगैरे? मग 30 नंबरला स्टार मारा, 30 नंबर। 35 स्टार, 35।
34 टाइमपास करा, 34 पे करा. 37 स्टार, 37 लय महत्वाचा आहे नीट साठी. 40. 46. 53. सत्तावन. 58. 65. 68. 68 ला स्टार. 69 ला डबल स्टार. 69 अवघड आहे क्वेश्चन, आजकाल असले येत नाहीत, पण ऍडव्हान्स साठी चांगला आहे. 69. 71 त्याला बी स्टार. ठीक आहे. किती झाले? 23 झाले का? हा, 20 25 जे काय ते. हे क्वेश्चन तुम्हाला आजच्या आज करायचे. ते सीपी सिंग एवढंच पहिल्यांदा हे करून घ्या सगळे. हम्म. हाँ उसका बाद में, पहले इतना तो करो, बहुत ज्यादा हो जाएगा वरना. तो ये 23 जो है क्वेश्चंस है, ये आज के आज आपको करने हैं. मैं तो बोलता हूँ अभी चालू कर दो, करो चल. जितना जल्दी हो सके इसको खत्म करो, क्योंकि अभी फ्रेश जो तुमने पढ़ा है उसी के ऊपर आधारित है. और आपको अंदाजा लगेगा कि जेईई मेन में पूछ क्या रहा है. ठीक है.